वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्षा और रुद्र इस बात से अनजान दवाखाने में ही सो रहे थे कि अचानक ही सोते हुए रुद्र की आंख खुली। उसने देखा प्रत्यक्षा नींद में बड़बड़ाते हुए पानी मांग रही थी। रुद्र जैसे ही उठने लगा, उसने पाया कि प्रत्यक्षा अब भी उसकी गोद में सर रखकर लेटी हुई थी और एक हाथ से उसने रुद्र के कुर्ते को अपनी मुट्ठी में भर के रखा हुआ था और वहीं रुद्र का भी एक हाथ उसके चेहरे को संभालते हुए था और दूसरा हाथ प्रत्यक्षा के बालों में उलझा हुआ था। उसने धीरे से अपने हाथों को प्रत्यक्षा के गाल और बालों से अलग किया, फिर उसके सिर को नीचे बेंच पर रखकर खड़ा हो गया। कुछ ही देर बाद वैद्य ने प्रत्यक्षा के माथे और गाल पर हाथ लगाया और फिर जांच करते हुए रुद्र से कहने लगा, जरूरत नहीं है आपको इनको यहाँ रखने की। अब जहर भी उतना नहीं नजर आ रहा जितना तब नजर आ रहा था जब आप इन्हें लेकर आए थे, और बुखार भी पहले से थोड़ा कम हो गया है। बस घर पर जाकर इन्हें ठंडे पानी की पट्टियां कर देना और मोटा कुछ पहनाना जिससे इनके शरीर पर पसीना निकले। अगर ठंड इनको इसी तरह से जकड़े रहेगी तो मुमकिन है कि जहर वापस से फैलने लग जाए। पसीना निकालना बहुत जरूरी है मरीज का। आपकी दवाइयां मैंने पहले से ही तैयार कर रखी है, आप इन्हें दवाइयां दे सकते हैं। पर्चा संभाल कर रखिएगा। मैं कल किसी को आपके महल भिजवा दूंगा जो वहीं रुककर कुछ दिन उनकी देखभाल करेगा। रुद्र प्रत्यक्षा को लेकर अब नारायण महल के लिए निकलने वाला था। रुद्र प्रत्यक्षा को लेकर वापस जीप की ओर आ गया। उसने प्रत्यक्षा को जीप में बैठाया और उसे सीट बेल्ट पहनाते हुए उसके सिर को ठीक से सीट पर रखने लगा। रुद्र प्रत्यक्षा के सिर को ठीक कर ही रहा था कि तभी प्रत्यक्षा ने धीरे से अपनी आंखों को खोला और फिर रुद्र को बेहद खामोशी से देखने लगी। रुद्र की नजरें जैसे ही प्रत्यक्षा की नजरों से टकराईं, दो पल के लिए उसकी धड़कन बहुत तेज हो गई। दो पल के लिए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब थम सा गया हो। रुद्र प्रत्यक्षा की आंखों में देख रहा था। प्रत्यक्षा भी उसे बस देखे ही जा रही थी कि तभी प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। प्रत्यक्षा की आंखों को बंद करने के बाद भी रुद्र की नजरें प्रत्यक्षा पर ही टिकी हुई थी। इस पर उसने देखा कि अब भी प्रत्यक्षा के आंखों से आंसू टपककर उसके गालों तक जा रहे थे। रुद्र ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और फिर उसकी आंखों से निकले हुए आंसू को पोंछते हुए उसके चेहरे पर धीरे से फूंकने लगा। रुद्र ने जैसे ही उसके चेहरे पर हल्के से फूंका, प्रत्यक्षा के चेहरे पर एक भीनी सी मुस्कुराहट आ गई और वो वापस से सो गई। रुद्र प्रत्यक्षा को बेहद ध्यान से देख रहा था। उसकी नजर प्रत्यक्षा के मुस्कुराते हुए होठों पर गई, जो पहली बार बिना झिझक के रुद्र के सामने खुशी से मुस्कुराए थे। रुद्र प्रत्यक्षा को अपने सामने मुस्कुराते हुए पहली बार देख रहा था। इस पर उसने एक बार फिर से प्रत्यक्षा के चेहरे पर बेहद हल्के से फूंका। भीनी सी हवा चेहरे पर लगते ही प्रत्यक्षा ने एक बार फिर से धीरे से मुस्कुराया और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ करके सोने लगी। रुद्र ने प्रत्यक्षा के चेहरे को अपनी तरफ कर लिया। अब प्रत्यक्षा के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। इस पर कुछ ही पलों में रुद्र का ध्यान टूटा और फिर उसने प्रत्यक्षा को ठीक से बैठाते हुए खुद भी जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रुद्र ने बस जीप चलाई ही थी कि सामने से कुत्ते के गुजरने पर रुद्र ने अचानक से ही ब्रेक मार दिया। जीप रुकते ही जोर का झटका उन दोनों को लगा, जिससे रुद्र ने बिना कुछ सोचे ही प्रत्यक्षा के सामने हाथ करते हुए उसको गिरने से बचाया। झटका लगने से प्रत्यक्षा की भी आंखें एकदम से खुल गई और उसकी नींद पूरी तरह से उड़ गई। प्रत्यक्षा ने अपनी पलकों को जोर से झपकाते हुए सामने देखा तो पाया कि वो जीप में बैठी हुई थी और उसके सीने पर रुद्र का हाथ था। वो गांव के बीच में थी और काफी अंधेरा हो चुका था। रुद्र ने जल्दी से अपने हाथ को हटाया और उसे देखने लगा। सामने कुत्ता आ गया था। ब्रेक नहीं मारता तो वो मर जाता। ये तुमने क्या किया है मेरे साथ? मेरे हाथ पैर सब इस चादर से क्यों बांध दिए? कहाँ लेकर आए हो तुम मुझे? मुझे वापस बेचने जा रहे हो क्या? तुम जैसा घटिया इंसान अब मेरे साथ क्या करना चाहता है? रुद्र ने जीप से उतरते हुए अपनी जीन से रुमाल को निकाला और फिर उसे एक पट्टी की तरह प्रत्यक्षा के मुंह पर बांध दिया। खामोश हो जाओ। तुम जितना शोर मचाओगे उतना बुरा करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन अगर बिना आवाज किए चुपचाप रहोगे तो वादा करता हूँ कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। दवा खाने लेकर आया था तुम्हें। तुम्हारे सर से खून बहने लगा था और चोट का जहर शरीर में फैला हुआ था। अब वापस महल के लिए निकल रहे हैं। और क्या कहा तुमने? तुम्हें बेचने जा रहा हूं। तुम्हें बेचने को तो मैं बेच दूं, पर डर है कि तुम जैसे कचरे को पसंद कौन करेगा। कुछ ही देर में रुद्र जैसे ही महल के दरवाजे तक पहुंचा,
उसने एक बार फिर से अचानक ही जीप को रोका। जीप के सामने नारायण सिंह चौहान बेहद गुस्से में खड़े हुए रुद्र का इंतजार कर रहे थे। बाबा साहेब को देखते ही प्रत्यक्षा और रुद्र दोनों ही डर गए। प्रत्यक्षा ने बंद मुंह से ही चीखते हुए बाबा साहेब की ओर देखा। इस पर रुद्र जल्दी से जीप से उतरा और भागकर बाबा साहेब के पास पहुंचा। ये लड़की अचानक से बेहोश हो गई थी, दवा लेने गया था इसकी। माफ करिएगा, आपको बताना भूल गया। बहुरिया को अंदर लेके आओ। इस पर रुद्र भागकर वापस आया और प्रत्यक्षा का सीट बेल्ट खोलते हुए फुसफुसाते हुए कहने लगा, ए लड़की, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, और अगर तुमने अपने मुंह से मेरे खिलाफ एक शब्द भी निकाला ना, तो अपना अंजाम सोच लेना। ना रहेगा वादा और ना बचोगी तुम। रुद्र प्रत्यक्षा को लिए हुए बाबा साहेब के सामने पहुंचा और वहीं आंगन में पड़ी हुई बाबा साहेब की कुर्सी पर प्रत्यक्षा को बैठाने का इशारा देते हुए बाबा साहेब ने रुद्र को घूर कर देखा। बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को ऊपर से नीचे तक देखा। प्रत्यक्षा बंधी हुई हालत में बाबा साहेब को देख रही थी। मुझसे दोबारा ये गलती नहीं होगी। लेकिन बाबा साहेब ने गुस्से में ही रुद्र के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ पड़ते ही रुद्र जमीन पर लड़खड़ा कर गिर गया। प्रत्यक्षा भी बेहद घबरा गई थी। रुद्र वापस से उठा और अपने आप को संभालकर वापस बाबा साहेब के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बाबा साहेब ने गुस्से में देखते हुए रुद्र के सीने पर एक लात मारते हुए उसे वापस से जमीन पर गिरा दिया। रुद्र एक बार फिर से जमीन पर गिरते ही उठा और बाबा साहेब के सामने सिर झुकाकर बैठ गया। बाबा साहेब ने रुद्र के चेहरे को अपने हाथ से दबोचते हुए उसे घूर कर देखा। ई तूने इसका का हालत बनाया हुआ है रे। बता कर नहीं गया, हमका कोई मलाल नहीं है, लेकिन घर की बहुरिया को जो नई नई दुल्हन बनकर परसों ही आई है, उसका इस तरह बांध के रखे हो तुम। अकल बुद्धि सब चली गई है घास चरने का। रुद्र ने हैरानी से बाबा साहेब को देखते हुए प्रत्यक्षा की ओर देखा। बाबा, अब इसलिए नाराज हैं कि ये लड़की इस हालत में, ना कि इसलिए कि मैंने आपको बिना बताए यहाँ से पैर बाहर निकाला और गायब रहा। बहस करेगा तू अब हमसे? रुद्र खामोशी से सिर झुकाकर बैठ गया। चल ले जा इसे अंदर, और इसको कौनो तकलीफ हुई ना बेटा तो तुम्हारी चमड़ी उधेर के रख देंगे हम। इसको इतना चोट कैसे आया? मटका मारा है क्या इसके सर पर तूने? नहीं, मैंने ये सब नहीं किया। इसे पहले से चोट लगी थी। घूंघट के कारण शायद आपने देखा नहीं था। जब खरीदा था इसे तभी से था घाव इसे। अच्छा, झूठ बोलेगा अब? और इसके हाथ पांव किस खुशी में बांध रखे हैं रे? ये हाथ पांव चलाती है, बहुत ज्यादा चलाती है। दवा पट्टी में दिक्कत ना हो इसीलिए बांध दिया था। इतना बोलकर रुद्र जैसे ही उठने लगा, बाबा साहेब ने चिल्लाते हुए कहा, ए, उठने की इजाजत किसने दी रे तुमका? हाँ, जब तक न बोलूं बैठा रह घुटनों पर। रुद्र के चेहरे पर भी गुस्सा साफ झलक रहा था, क्योंकि बाबा साहेब प्रत्यक्षा का पक्ष लेते हुए रुद्र को सजा दे रहे थे, लेकिन वो चुपचाप से जमीन पर बैठा हुआ था। बाबा साहेब प्रत्यक्षा के पास आए और उसके मुंह पर बंद रुमाल हटाते हुए प्यार से उसका सिर सहलाने लगे। इसी ने मारा ना तुमका? सच बताओ बहुरिया, इससे डरने की जरूरत नहीं है। इस पर प्रत्यक्षा ने रुद्र की ओर देखा। रुद्र ने भी प्रत्यक्षा को घूरते हुए देखा। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए अपना सिर हिलाकर मना कर दिया और फिर बाबा साहेब की ओर मासूमियत से देखने लगी। ना बहुरिया, डर के बात नहीं रही। अब तुमको हमारे रहते दिक्कत नहीं होगी बहुरिया। कहा था ना कि जब तक तुम मौका नहीं दोगी हम तुम्हारे साथ कुछ गलत ना होने देंगे। बाबा साहेब ने रुद्र को उठने का इशारा देकर अपनी ओर बुलाया। अब उठ वहां से और बहुरिया को लेकर अंदर जा। अरे, आप ही तो कह रहे थे अंदर लेकर जाऊं इसे। बाबा साहेब ने गुस्से में ही महल की तरफ अपनी छड़ी से इशारा किया। कोई नहीं जाएगा वहां। अंदर जाने का मतलब महल के अंदर जाना है। दोनों लोग आज से कान खोल के सुन लो। अब से तुम दोनों का ठिकाना महल के अंदर होगा। ये लड़की अब से हमारी निगरानी में रहेगी। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मैं अंदर नहीं रहता। बस बहस बंद। हमारे साथ मुंह चलाने की हिम्मत भी की ना तो देख लेना फिर। बस इतना समझ ले, इस लड़की की सलामती ही तेरी सलामती होगी, और हमारे हुक्म को जो टाले हमारा रुद्रा नहीं होगा। इस बात को सुनते ही रुद्र के कदम वहीं रुक गए और अचानक ही उसकी आंखें नम सी हो गई। प्रत्यक्षा के लिए ये सब बेहद अजीब था, लेकिन रुद्र ने सिर झुकाते हुए
बाबा साहेब से कहा। जी बाबा साहब, आपका हुक्म मतलब रुद्र की जिंदगी। जो कहेंगे सिर्फ वही होगा। नारायण महल काफी बड़ा था। सीढ़ियां चढ़ते हुए रुद्र प्रत्यक्षा को उसी कमरे में लेकर गया जहां उसे पहले दिन लाया गया था। महल के दूसरी मंजिल पर प्रत्यक्षा को गोद में लिए रुद्र उस कमरे के बाहर पहुंचा। उसने गुस्से में ही प्रत्यक्षा को बेड पर पटक दिया। प्रत्यक्षा बेड पर गिरते ही बेहद डर गई थी। वो किसी तरह से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेड पर पटके जाने से उसके सिर में अचानक ही वापस से दर्द शुरू हो गया था। मुंह से एक आवाज नहीं आनी चाहिए। सिर्फ तुम्हारी वजह से लड़की, आज मुझे इतना जलील होना पड़ा। तुम्हारी जान बचाने गया था मैं, और बदले में मुझे क्या मिला? अरे तुम जैसे लोगों की तो कभी मदद करनी चाहिए ही नहीं। तुम जैसे लोग सिर्फ और सिर्फ गले की फांस बनते हो, और फांस हमेशा निकाल कर फेंक देनी चाहिए। मुझे भी यही करना चाहिए था। तुझे उस दिन खरीदने के बाद बस निकाल कर फेंक देना चाहिए था। आज ये गले की फांस मेरे गले का फंदा बनकर मेरा ही गला काटने लग गई है। रुद्र एकदम से प्रत्यक्षा के करीब आकर बेड पर चढ़ गया और फिर प्रत्यक्षा के दोनों तरफ अपने हाथों को रखते हुए प्रत्यक्षा के करीब आकर उससे कहने लगा, तुमने अगर अब और कोई मुश्किल पैदा की ना, तो सच कह रहा हूँ, अपने बारे में नहीं सोचूंगा मैं कि बाबा साहब मेरे साथ क्या करेंगे। सीधे तुम्हारा गला काटकर तुम्हारे टुकड़े करूंगा और फिर उन्हें हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। और जब लोग तुम्हें ढूंढने आएंगे तो तुम्हारा एक भी टुकड़ा उनके हाथ नहीं लगेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे टुकड़े फेंक दोगे। नहीं। तो फिर क्यों? क्योंकि तुम्हें जंगली कुत्ते पहले ही नोचकर खा चुके होंगे। मेरा हाथ खोल दो ना प्लीज। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। प्रत्यक्षा की बात सुनते ही रुद्र एकदम से शांत हो गया और पीछे हटते हुए उसके दिमाग में वैद्य जी की बोली हुई बातें घूमने लगी। पसीना निकालना बहुत जरूरी है मरीज का। मुमकिन है कि जहर वापस से फैलने लग जाए। मैं तुम्हारे हाथ पैर सिर्फ एक शर्त पर खोलूंगा। अब तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू बहना नहीं चाहिए। तुम्हारे आंसू और भोली सूरत देखकर बाबा साहब बहक सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। चल अब मुंह बंद कर अपना। इस पर प्रत्यक्षा ने बेहद मासूमियत से अपने मुंह को पूरी तरह से बंद कर लिया। प्रत्यक्षा जब आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी तब उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं क्या करूं? अपने आप ही आंसू गिर रहे हैं। मैं अब रो नहीं रही हूँ। मैं 2 मिनट में वापस आ रहा हूँ, तब तक चुप हो जाओ। अगर चुप नहीं होगी तो हाथ पैर नहीं खुलेंगे। और एक बात बता दूं, जहां मैं होता हूँ वहां मदद के लिए कोई दूसरा आदमी नहीं आता। तो ये भूल जाओ कि मेरे होते इस कमरे में अब कोई पैर रखेगा। इतना कहकर रुद्र कमरे से बाहर जाने लगा। दरवाजे से जाते हुए उसके कदम रुक गए और फिर रुद्र ने पीछे मुड़कर प्रत्यक्षा की तरफ देखा और उसे ताना देने लगा। ये मत सोचना कि इस बार भी तुम दरवाजा बंद करके मुझसे बच जाओगी। मेरे पास हर कमरे की एक अलग ही चाबी है। इस बार अगर तुम कमरा बंद करके जमीन पर सोई तो मैं तुम्हें जमीन से उठाकर बेड पर नहीं लिटाऊंगा, बल्कि तुम्हें उसी जमीन में गाड़ दूंगा। रुद्र की बात सुनकर प्रत्यक्षा पूरी तरह से हैरान हो चुकी थी। 2 दिन पहले जब वो गृह प्रवेश के दिन कमरे में लाई गई थी, रुद्र के जाते ही उसने कमरा बंद कर दिया था और जमीन पर सो गई थी, लेकिन उसकी आंखें बेड पर खुली थी। तो इसका मतलब? प्रत्यक्षा और भी ज्यादा डर गई। उसके दरवाजा बंद करने के बावजूद रुद्र वापस कमरे में आया था और प्रत्यक्षा के साथ था, लेकिन प्रत्यक्षा को कुछ पता कैसे नहीं चला। प्रत्यक्षा इन सभी विचारों में डूबी हुई थी। तभी रुद्र वापस आ गया। मुंह खोलो। नहीं, पहले मेरा हाथ खोलो। इस पर रुद्र ने आसपास देखते हुए प्रत्यक्षा से कहा, रस्सी यहीं थी कहीं पर। आज तुम्हें उल्टा लटकाकर मामला ही खत्म कर देता हूँ। घबराई हुई प्रत्यक्षा रुद्र के रस्सी ढूंढने पर और भी ज्यादा घबरा गई और डरते हुए मुंह खोलकर कहने लगी, हाँ, मैं मुंह खोल दिया। रुद्र प्रत्यक्षा के मुंह में दवा रखते हुए उसके पास बैठा और फिर उसके सिर को पीछे से पकड़कर ग्लास से उसे पानी पिलाने लगा। प्रत्यक्षा ने जल्दी से पानी पी लिया और फिर खिसक कर रुद्र से दूर बैठ गई। मेरी बात न मानने का सिर्फ एक ही मतलब है, तुम मुझे मेरे दिए हुए वादे को तोड़ने की वजह दोगी, बस और कुछ नहीं। रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा को बेड से उठाकर खड़ा किया
फिर उसकी चादर में बंधी गांठ को खोलने लगा। रुद्र ने धीरे से प्रत्यक्षा को चादर से आज़ाद करते हुए चादर को प्रत्यक्षा से अलग कर दिया। प्रत्यक्षा जैसे ही चादर से आज़ाद हुई वैसे ही उसकी आंखों के आगे पूरी तरह अंधेरा छा गया और देखते ही देखते प्रत्यक्षा बेसुध होकर अपने होश खो बैठी। प्रत्यक्षा जैसे ही बेहोश हुई रुद्र ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और प्रत्यक्षा को गोद में उठाकर बेड पर लेकर गया। रुद्र ने प्रत्यक्षा को बेड पर लेटाते हुए उसके बालों को ठीक करा और प्रत्यक्षा से धीमे शब्दों में कहा, तुम्हें बेहोश करना मेरी जरूरत थी। जब तक तुम नींद से उठोगी तब तक मेरा काम हो जाएगा। सुबह के शोर से पूरा माहौल गूंज रहा था। प्रत्यक्षा की आंख जब खुली तो उसकी आंखें कुछ धुंधली सी थी। उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ आवाजें उसके कानों तक पहुंच रही थी। प्रत्यक्षा का सिर बेहद भारी था और उसका गला सूख रहा था। इस पर प्रत्यक्षा अपने सिर पर हाथ रखकर आसपास देखने लगी। उसके सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन फिर उसका ध्यान खुद पर गया। प्रत्यक्षा घबरा गई। उसके शरीर पर एक बार फिर से कोई कपड़े नहीं थे। प्रत्यक्षा पर केवल एक मोटी चादर पड़ी हुई थी। कमरे में अब कोई भी मौजूद नहीं था। प्रत्यक्षा ने घबराते हुए याद करने की कोशिश की कि उसे रुद्र ने दवा खिलाई थी। प्रत्यक्षा की सांसें एकदम से तेज हो गई और वो घबराहट के कारण रोने लगी। उसने अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथों को रख लिया और फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। झूठ बोला मुझसे, वादा किया था उसने, कहा था जबान का पक्का है। कैसे भरोसा किया मैंने उस पर, झूठा है वो। मैं बेवकूफ थी जो उसकी बातों पर आ गई। एक बार फिर वही हुआ। मेरी जिंदगी तो जहन्नुम से भी ज्यादा बदतर हो चुकी है अब। प्रत्यक्षा सिसक सिसक कर रोई जा रही थी। उसने चादर को अपने चारों तरफ लपेट लिया था और फिर दरवाजे पर अचानक से ही जोर से खटखटाने की आवाज आई। दुल्हन, दुल्हन, उठ जाइए। अगले 2 घंटों में तैयार होके नीचे आ जाना। बाबा साहेब बुला रहे हैं आपको। दुल्हन, सो रही हो क्या आप? दुल्हन, मैं थोड़ी देर से बाद में वापस जगाने आऊंगा। प्रत्यक्षा खुद को समेटते हुए बस रोए ही जा रही थी कि तभी अचानक से ही दरवाजा खुलने की आवाज आई। रुद्र ने दरवाजा खोलते ही तुरंत ही कमरे को बंद कर दिया। तुम्हें क्या हुआ है? जमीन पर इस तरह से क्यों पड़ी हो? प्रत्यक्षा ने बिना कुछ सुने और बिना कुछ सोचे ही रुद्र के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। तो पल के लिए रुद्र एकदम से चौंक गया था। सिर्फ रुद्र ही नहीं, प्रत्यक्षा भी रुद्र को थप्पड़ मारने के बाद 2 पल के लिए हद से ज्यादा सहम गई थी। इस पर रुद्र ने घूर कर देखा। धोखेबाज हो तुम, और मैं बेवकूफ हूँ जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुमने कहा कि तुम मुझे कुछ नहीं करोगे अगर मैं तुम्हारी बात मानूं तो, लेकिन तुमने झूठ बोला था और मैं तुम जैसे घटिया इंसान की उन झूठी बातों में फंस गई। मैं गिड़गिड़ाती रही और तुम मुझसे कहते रहे कि तुम कुछ नहीं करोगे। फिर मुझे नींद की गोली देकर तुमने मेरे साथ सब जानवर है, सबके सब जानवर है। इतना समझ लो, आज के बाद मैं तुमसे नहीं डरती। अब या तो तुम मुझे मार दो, वरना तुमने मेरे साथ ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी या खुद की जान ले लूंगी। रुद्र ने गुस्से में ही अपने दोनों हाथों से प्रत्यक्षा के कंधों को जकड़ लिया और फिर उसे धमकाते हुए उसे अपनी भारी सी आवाज में कहा, दोबारा मुझ पर हाथ उठाया या मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि मौत भी तुम्हारे पास आने से घबराएगी। रुद्र प्रत्यक्षा को वही जमीन पर ही झटकते हुए उठकर खड़ा हुआ और फिर कमरे की अलमीरा से कुछ कपड़े निकालते हुए प्रत्यक्षा के ऊपर जोर से फेंके। अगले आधे घंटे में तुम मुझे तैयार मिलनी चाहिए, और कमरे के बाहर निकलने के बाद अगर तेरी ये कैंची जैसी जुबान थोड़ी सी भी चली तो इतना याद रखना, तेरी इज्जत का जनाजा 1000 लोगों के सामने निकलेगा। ध्यान रहे, आज तेरी मुंह दिखाई है, नीचे मुंह से एक आवाज ना निकले, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। इतना कहकर रुद्र कमरे से बाहर चला गया और जाते ही उसने पलटकर प्रत्यक्षा से कहा, एक बात और, ये कभी मत सोचना कि तुम्हें मुझसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि अब से हर दिन, हर रात और तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारी जिंदगी मेरी है। प्रत्यक्षा ने थोड़ी देर बाद नहाकर कपड़े पहने
और फिर चुपचाप बैठ गई कि तभी उसके पास से एक आवाज आई। दुल्हन, पाँव ऊपर करना, वरना झाड़ू तुम्हारे पाँव में लग जाएगी। यह आवाज सुनकर प्रत्यक्षा घबरा गई। एक बूढ़ी सी ज्यादा उम्र की औरत जो प्रत्यक्षा के कमरे में साफ सफाई कर रही थी। तुम कौन हो? इस घर में तो कोई औरत नहीं रहती ना, और तुम मेरे कमरे में कैसे आई? इस पर औरत ने प्रत्यक्षा के सवालों का जवाब देते हुए अपनी बूढ़ी सी आवाज में कहा, मुझे यहाँ के लोग केत की अम्मा कहते हैं। तुम्हारा ध्यान रखने वाली हूँ। प्रत्यक्षा उस केत की अम्मा को ऊपर से नीचे हैरानी से देख रही थी। ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे पहली बार देखा हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से कपड़े निकाल देती हूँ। दुल्हन की तरह सज धज के नीचे जाओगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत कमरे से बाहर चली गई। पर मैं तो इसे जानती ही नहीं, फिर ऐसा क्यों बोल रही है कि जैसे मैं इससे पहले कभी मिली हूँ? केत की अम्मा ने थोड़ी ही देर में एक भारी भरकम शादी का जोड़ा लेकर प्रत्यक्षा के सामने रख दिया। प्रत्यक्षा शादी का जोड़ा देखते ही घबरा गई। चलो चलो दुल्हन, जल्दी से अपने कपड़े उतार लो, हम ये जोड़ा तुमका पहना देते हैं। नीचे मुंह दिखाई की रस्म है, और फिर तुम्हारी पहली रसोई है। खाना बनाना तो जानती हो ना? हम तो क्या ही बताएं, अब 1000 काम है आज तो करने के लिए। इस महल में रहने वाले सिर्फ मर्द ही हैं, उस पे से सारे ही बेढंग हैं। बिटिया, इन लोगों से बचकर रहना थोड़ा। महल में जितने बड़े कमरे होते हैं ना, उतनी ही छोटी नीयत भी रहते। लेकिन तुम सही हाथों में गई हो, बाकी तो रुद्र जैसा कोई नहीं है यहाँ। प्रत्यक्षा केत की अम्मा की बातों को सुनकर अजीब सा महसूस कर रही थी, क्योंकि वो बूढ़ी सी औरत चटर चटर बोली ही जा रही थी। उसने प्रत्यक्षा के पहने हुए कपड़ों को खोलते हुए प्रत्यक्षा से कहा, अरे अभी भी ये चोट के निशान पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, कल परसों में अच्छा सा मरहम बनाकर लगाऊंगी। लगाते ही हफ्ते भर में शरीर से एक एक दाग निकल जाएगा। लेकिन एक बात तो बता कि कभी कुछ खाया पिया नहीं है क्या तुमने? कितनी दुबली पतली सी हो तुम। घर के मर्द देखे हैं ना, कितने लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट। अब खा कर मोटी हो जाओ, बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है तुमने। प्रत्यक्षा चुपचाप से केत की अम्मा की बातें सुन रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या और क्यों बड़बड़ाई जा रही थी। वो बस अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी कि तभी केत की अम्मा ने बड़बड़ाते हुए आगे कहा, ठीक है ना, समझ गई ना सब कुछ। नीचे जाकर क्या करना है, बस चुपचाप बैठी रहना और किसी से कुछ मत बोलना। सबका आशीर्वाद लेना। बाबा साहेब मन के बहुत अच्छे हैं, सारे नौकर चाकर को अपना बेटा बच्चा मानते हैं, लेकिन रुद्र तो। जैसे ही केत की अम्मा ने रुद्र का नाम लिया, प्रत्यक्षा का मूड एकदम से खराब हो गया और उसने केत की अम्मा के हाथों से अपने कपड़ों को झटक दिया। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी सब, शुक्रिया। इस पर केत की अम्मा ने प्रत्यक्षा के दोनों हाथों को जोर से पकड़ लिया। सुनो दुल्हन, किस्मत में ना होता तो अब तक तुम कहीं जिल्लत की जिंदगी जी रही होती। अब जो है जैसा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। दूसरे गांव की होना और शादी भी अचानक से हुई, और उस पर रुद्र जैसा लड़का। लेकिन मन छोटा ना करो। अब प्रत्यक्षा मुंह दिखाई के लिए सबके सामने आ चुकी थी। उसका चेहरा चुन्नी से ढका हुआ था। प्रत्यक्षा ने घूंघट के अंदर से ही देखा कि वहाँ गांव के आधे से ज्यादा लोग मौजूद थे। अरे हमारी बहुरिया आ गई। ये हमारे घर की रौनक रुद्रा की दुल्हनिया है। आप सब इसको आशीर्वाद दीजिए। ए नारायण, सबसे पहले तो दुल्हन के साथ दूल्हे को बिठाओ और अपने हाथों से दोनों की नजर उतारो। इतने सालों बाद तो घर में लक्ष्मी आई है। प्रत्यक्षा चुपचाप से बैठी हुई थी कि उसके कानों में आवाज पड़ी, लो आ गई दुल्हन भी। इस पर रुद्र आकर प्रत्यक्षा के पास बैठ गया और बाबा साहेब एक पूजा की थाली उठाते हुए उन दोनों पर अक्षत डालने लगे। फिर फूलों से उन दोनों पर छिड़काव करते हुए उनकी आरती उतारने लगे। मुंह दिखाई है नारायण, सबसे पहले घूंघट रुद्र ही उठाएगा
और फिर दुल्हन को तोहफा देगा और उसके साथ ही साथ फिर ये रस्म पूरी होगी और गांव की महिलाएं आकर बहुरिया का चेहरा देखेंगी और आशीर्वाद देंगी। चल लड़के, बहुरिया की मुंह दिखाई कर। बाबा साहेब की बातों में रुद्र के लिए नाराजगी साफ नजर आ रही थी। इस पर रुद्र धीरे से उठा और अपने घुटनों के बल बैठते हुए अपने हाथों को प्रतीक्षा के घूंघट की तरफ उठाया। रुद्र ने धीरे से घूंघट उठाया और फिर देखा कि प्रतीक्षा ने अपनी आंखों को बंद कर रखा था। इस पर रुद्र ने प्रतीक्षा के चेहरे को अपने हाथ से ऊपर उठाते हुए धीरे से कहा, खूबसूरत। ये शब्द सुनते ही प्रतीक्षा ने नजरें उठाकर रुद्र की तरफ हैरानी से देखा। प्रतीक्षा ने पाया कि रुद्र आज बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसने बाबा साहेब की तरह ही धोती कुर्ता पहना हुआ था, बिखरे बालों को ठीक से बनाया हुआ था, माथे पर तिलक लगाया हुआ था और सीधे प्रतीक्षा की आंखों में ही देख रहा था। प्रतीक्षा की नजरें रुद्र की नजरों से टकराते ही दो पल के लिए एकदम से ठहर सी गई। और कुछ करना है अब? अरे हाँ बिल्कुल, तोहफा दो बहुरिया को, हक है उसका। तोहफा तो इसे मैं पहले ही दे चुका हूँ, तो अब तोहफे की क्या जरूरत? लेकिन अब क्योंकि आप कह रहे हैं तो हाँ, मैं इसे एक और तोहफा दूंगा जो इसे हमेशा याद रहेगा। रुद्र की बात से प्रतीक्षा ने अपनी आंखों को जोर से मींच लिया और फिर अपने मन में ही कहा, तुम्हारे तोहफे से तो बेहतर है कि मैं जहर खा लूं। तो क्या तुम अपना तोहफा लेने के लिए तैयार हो? अपने हाथ आगे तो करो। प्रतीक्षा चुपचाप बैठी रही और वो अपना हाथ नहीं बढ़ाती। जल्दी से केत की अम्मा ने प्रतीक्षा के हाथ पकड़ लिए और उन्हें आगे किया। जब रुद्र ने तोहफा प्रतीक्षा के हाथों में रखा तो सभी मौजूद लोग, बाबा साहेब और केत की अम्मा और प्रतीक्षा खुद भी चौंक गए। प्रतीक्षा के हाथों में रुद्र ने एक तीखा चाकू तोहफे के रूप में रखा था। चाकू देखकर प्रतीक्षा ने जल्दी से अपने हाथ हटा लिए और खड़ी हो गई। चाकू जमीन पर गिर गया, जिससे मौजूद लोगों के बीच में गुनगुनाहट फैल गई। ए रुद्रा, ये सब क्या है? ये तोहफा है बाबा। क्या आप नहीं चाहते कि आपके रुद्र की पत्नी बहादुर हो, हिम्मत वाली हो या खुद की रक्षा करने में सक्षम हो? रुद्र की बातों से गांव के लोग धीरे से हंस पड़े और पीछे से एक आदमी ने बाबा साहेब से कहा, अरे अब समझे कि रुद्र ने दुल्हन को ही तोहफा क्यों दिया। अंत में महल में बाबा साहेब के साथ कोनो कमजोर लोग ना ही रहेंगे। बाबा साहेब की पसंद इसीलिए सबके लिए खास होती है। अरे ये क्या मजाक है रे? बहुरिया को तोहफे में चूड़ी कंगना देता, पायल गहना देता, ये सब काहे दिया? बिल्कुल से प्रत्यक्षा को याद आया कि उसने रुद्र से कहा था कि अगली बार अगर रुद्र ने उसे छूने की कोशिश भी की तो वो अपनी जान ले लेगी। हम जैसे हैं, जो दे सकते हैं वही दे सकते हैं आपकी बहुरिया को। वैसे भी गहने से ज्यादा इसको मेरे तोहफे की चाहत ज्यादा है। रुद्र ने नीचे से चाकू उठाया और प्रत्यक्षा के हाथों में रख दिया। फिर बाबा साहेब के पास कोने में खड़ा हो गया। धीरे से रस्म आगे बढ़ी और प्रत्यक्षा ने देखा कि वहां सिर्फ एक या दो औरतें ही थीं। इसी बीच बाबा साहेब ने रुद्र से कहा, महल में रहना पड़ रहा है, इसके लिए कर रहे हो ना ये सब? देख लो कि क्या करना चाहते हो तुम। हमने कभी रोका नहीं है तुमको या बाकी किसी को। वैसे एक और बात थी जो बतानी थी तुमको। वो दोनों भी आज शाम जश्न तक आ ही जाएंगे, तब क्या करोगे? इस पर रुद्र के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। उसने प्रत्यक्षा को देखते हुए बाबा साहेब से कहा, फिर तो मेरा तोहफा ही उसके लिए सबसे ज्यादा सही है। इधर दूसरी तरफ नौकरों की पत्नियां प्रत्यक्षा के पास आई और फिर उसके घूंघट को खोलते हुए उसके चेहरे को देखने लगी। अरे केत की अम्मा, दुल्हन तो बहुत खूबसूरत है। इसकी आंखें कितनी बड़ी और कितनी गहरी सी हैं। ये छोटी सी नाक, ये गुलाबी होठ और ये प्यारे से गाल, बिल्कुल प्लास्टिक की गुड़िया लग रही है। लेकिन अम्मा, दुल्हन तो कितनी छोटी सी है और हमारा रुद्र तो इसके सामने कितना लंबा चौड़ा है। बेचारी दुल्हन तो उसके कंधे तक पहुंचने में भी थक जाएगी और रुद्र को दुल्हन की बात सुनने के लिए झुकना पड़ेगा। हमारी फूल सी दुल्हन खूब थकाने वाली है अब तो। हम ज्यादा कुछ तो नहीं ला पाए तुम्हारे लिए दुल्हन, लेकिन तुम्हें आशीर्वाद देते हैं हमेशा। खुश रहो और ये जोड़ी भी बनी रहे हमेशा। प्रत्यक्षा ने मन ही मन सोचते हुए खुद से कहा, अगर ये जोड़ी हमेशा बनी रहेगी तो मैं खुश कैसे रहूंगी? आपका आशीर्वाद ही गलत है। प्रत्यक्षा के लिए सब कुछ बेकार था क्योंकि उसका मन वहां लग ही नहीं रहा था। इस पर वहीं कोने में रुद्र चुपचाप से खड़ा होकर ये सब कुछ होता देख रहा था। तभी बाबा साहेब ने सभी से चिल्लाते हुए कहा, अरे सुनो सब,
आज शाम को जश्न है महल में। कोई भूखा पेट नहीं जाएगा हमारे यहाँ से। सभी अपने अपने परिवार के साथ है ना यहाँ पर। उन सभी नौकरों के परिवार जो गांव से आए थे वो सब लोग खाना खाकर वापस जाने लगे और सिर्फ वही नौकर बचे जो महल में काम करते थे। प्रत्यक्षा चुपचाप से वहीं पर बैठी थी। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? सिर्फ अपना वक्त जाया कर रहे हैं। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं मेरी जगह अच्छे से जानता हूँ। ये आपका बड़प्पन है कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया, लेकिन अब मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। तुम्हें कैसा लग रहा है हमें उसका फिक्र नहीं है। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। काहे कि इस महल में खुशियां बड़ी मुश्किल से आती हैं। खुशियां खुद से आने की जगह उन्हें खींच कर लाना पड़ता है। तो बस ऐसा समझ लो कि हम अपनी खुशी के लिए ये सब कर रहे हैं। रुद्र गहरी सांस लेते हुए वहां से बाहर जाने लगा। ए पागल आदमी, सनकी हो गए हो का? वहां नहीं जाना है, तुमको ऊपर जाना है अपने कमरे में। अरे काहे मजबूर कर रहे हो हमको अपने आप पर आने के लिए? सब कुछ होने के बाद बाबा साहेब वहीं पड़ी अपनी एक कुर्सी पर बैठे हुए महल की सजावट को देख रहे थे। उन्होंने प्रत्यक्षा को अपने पास बुलाया। जब प्रत्यक्षा उनके पास पहुंची, बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को अपने पास से एक छोटा सा लकड़ी का बना हुआ बेहद खूबसूरत सा संदूक निकाला। वो बहुत सुंदर था, इतना कि उसे देखकर कोई भी खुश हो जाता। ये है तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा इस महल की तरफ से। ऐसा समझ लो कि रुद्रा हमारा दाहिना हाथ है और तुम उस दाहिने हाथ का संगिनी हो। चलो अब इसे खोलो और देखो तुम्हारा तोहफा तुमको पसंद आ रहा है या नहीं। प्रत्यक्षा ने संदूक को देखते हुए रुद्र की ओर देखा। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा पर आंखें बनाते हुए उससे संदूक लेने के लिए कहा। प्रत्यक्षा ने धीरे से अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए वो संदूक ले लिया। इसमें जो कुछ भी होगा आपका दिया है, जाहिर है कीमती ही होगा। मुझे इसे खोलकर देखने की जरूरत नहीं है। और मान लो कि इस बक्से में हम पत्थर ही भर के रखते हैं तो? अगर आप मेरे लिए पत्थर चुनकर भी लाए होंगे तो भी वो मेरी जिंदगी बन जाएंगे। क्या फर्क पड़ता है अंदर क्या है? आपने आशीर्वाद देते हुए दिया है, इतना ही काफी है। प्रत्यक्षा की बात सुनकर बाबा साहेब खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्होंने अपनी मूंछों को ताव देते हुए वहां मौजूद लोगों को देखा। लोग भी खुश थे। इस पर बाबा साहेब जहां खुश थे, रुद्र वही मुंह बनाते हुए प्रत्यक्षा को देख रहा था कि महल के सब लोग प्रत्यक्षा को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। प्रत्यक्षा ने जो बात कही थी उसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा को अपने पास बुलाते हुए उसके सर पर हाथ रख, खुश रहो बहुरिया, खुश रहो। तुम्हें जो भी चाहिए तुम हमें सीधा बोलना। जिस चीज पर हाथ रखोगी वो चीज तुम्हारी ही होगी, बस ऐसा समझ लो तुम। अब जाओ और आराम करो। प्रत्यक्षा सुबह से थकी हुई थी। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, परेशान होकर उसने अपने भारी भरकम शादी के जोड़े को उतारना शुरू कर दिया। इस पर पीछे से कीत की अम्मा कमरे में आई और प्रत्यक्षा को रोकने लगी। अरे दुल्हन, इसको काहे उतार रही हो? इसको ना उतारो, जश्न बाकी है। खूब रस बस के होने वाला है। तुम ही तो जश्न की रौनक हो। थोड़ी देर बाद कीत की अम्मा ने बाबा साहेब के दिए हुए संदूक को खोलते हुए प्रत्यक्षा के सामने रख दिया। संदूक देखते ही प्रत्यक्षा की आंखें खुली की खुली रह गई। संदूक के अंदर हीरो का एक बेहद खूबसूरत हार था। कुछ सोने की चूड़ियां थी, एक भारी सा कमरबंद था। उसमें चांदी के घुंघरू से भरी हुई एक पायल का जोड़ा और सोने की और हीरे की बनी हुई कुछ अंगूठियां थी। उस संदूक में बहुत सारे गहने थे और सारे ही बेशकीमती थे। देखा दुल्हन, नारायण ऐसे ही हैं। कितना सुंदर गहना दिया है तुमको। आओ जल्दी से तुम्हें सजा दूं। प्रत्यक्षा दुबली पतली सी लड़की थी और शादी के जोड़े और गहनों से पूरी तरह से लद चुकी थी। इस पर कीत की अम्मा प्रत्यक्षा को जश्न की तरफ लेकर जाने लगी। प्रत्यक्षा ने अपने चेहरे पर हल्की सी चुन्नी डाली थी, लेकिन उसे बाहर क्या हो रहा था सब दिखाई दे रहा था। प्रत्यक्षा धीमे कदम से आगे बढ़ रही थी कि उसने पाया कि सामने रुद्र दरवाजे पर खड़ा हुआ था। लो रुद्र, अब दुल्हन के साथ तुम आगे जाओ। नारायण कह रहा था कि जश्न में तुम दोनों को एक साथ जाना है। चलो जाओ अब।
प्रत्यक्षा घबराई हुई आंखों से केत की अम्मा को जाते हुए देख रही थी। प्रत्यक्षा ने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्र वहीं महल के दरवाजे का सहारा लेकर अपने हाथ बांधे हुए शांति से खड़ा हुआ प्रत्यक्षा को देख रहा था। अपने पति के साथ चलने में इतना डर? मुंह बनाने से अच्छा है कि मेरे पीछे आओ। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें यहाँ से वहां लेकर घूमता रहूं। इतना कह के रुद्र जश्न की तरफ जाने लगा। प्रत्यक्षा धीमी कदमों से उसके साथ जाने लगी। जश्न महल के ठीक पीछे रखा गया था। बाबा साहेब वहां पर पहले से मौजूद थे। वहां सारे नौकर शराब की बोतल हाथ में लिए झूम रहे थे। प्रत्यक्षा को बुरा सा महसूस होने लगा था। उसने देखा कि वहां कुछ नाचने वाली लड़कियां आई हुई थी। प्रत्यक्षा रुद्र के साथ जश्न में जा ही रही थी कि अचानक ही बहुत सारी गोलियां चलने की आवाज आने लगी। प्रत्यक्षा घबराती हुई रुद्र के पीछे छुप गई। उसने आंखों को बंद करते हुए रुद्र के आस्तीन को जोर से पकड़ लिया। प्रत्यक्षा ने धीरे से आंखों को खोलकर देखा तो पाया कि जश्न में शामिल लोग खुशी के चलते आसमान में बंदूकें दाग रहे थे। ये सब तो आम बात है, इतना घबराओगी तब तो रह चुकी यहाँ पर। रुद्र ने प्रत्यक्षा को पास बैठने का इशारा किया, फिर खुद भी उसके साथ बैठ गया। प्रत्यक्षा जैसे ही वहां बैठी, उसने सामने देखा कि कई लड़कियां जरा जरा से कपड़ों में नाच रही थी। उन्हें नाचते देखकर महल के नौकर उन पर पैसे लौटा रहे थे। अरे आओ ना हमारे पास। आग लगा दी तूने तो। ऐसे थिरक थिरक के नाच रही है गिलहरी, जरा पास तो आ। अरे ये वाली तो कतई जहर लग रही है, अम्मा कसम। तभी कुछ लड़कियां नाचते हुए रुद्र के पास आई और उसे अपने साथ नाचने के लिए उठाने लगी। इस पर रुद्र ने अपने हाथ को जोर से झटकते हुए उन लड़कियों को घूर के देखा। वो लड़कियां पीछे हटते हुए प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ने लगी। रुद्र ने प्रत्यक्षा के सामने अपने हाथ को करते हुए उन लड़कियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। बाबा माफ करेंगे, पर मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं यहाँ से जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, काहे नहीं। तुम जाकर आराम करो बहुरिया। अब ई तो मर्दों का जश्न है। तुम यहाँ आ गई, इतना ही काफी था। अब जाओ आराम करो। प्रत्यक्षा बस बेड पर लेटी ही थी कि तभी उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाज पड़ी, जैसे कोई दरवाजा खोलकर अंदर आ रहा हो। प्रत्यक्षा झटके से अचानक ही उठ पड़ी। उसके सामने शराब की बोतल हाथ में लिए दरवाजे पर रुद्र खड़ा था। रुद्र ने दरवाजे को धीरे से बंद करके अंदर से कड़ी लगा दी। प्रत्यक्षा बेड से उठकर डरते हुए कमरे के कोने में जाकर खड़ी हो गई। रुद्र अपनी नशीली आंखों से प्रत्यक्षा को देख रहा था। इस पर रुद्र ने शराब की बोतल को दूसरी ओर फेंक दिया। इसका नशा जरा फीका सा है, तुम्हारा नशा करके देखता हूँ, शायद कुछ बेहतर महसूस हो उसके बाद। क्या क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? ना 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 ना, मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे करीब भी मत आना, मैं बोल रही हूँ तुम्हें, फिर अच्छा नहीं होगा। अरे याद है ना कि तुम्हें मैंने खरीदा था। तुम मेरी जागीर हो, जैसा कहो करना पड़ेगा तुम्हें मेरा हुक्म भी मानना होगा और तुम्हें मेरा होना भी होगा। रुद्र के करीब आते ही प्रत्यक्षा उसके सीने पर अपना हाथ मारते हुए उसे धक्का दिया और फिर वहां से भागते हुए कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगी। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को कमर से पकड़ते हुए उसे रोक लिया और फिर जबरदस्ती ही प्रत्यक्षा को गोद में उठाते हुए ले जाकर बेड पर पटक दिया। ये शादी का जोड़ा कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। मेरे पास मत आना प्लीज, जाने दो मुझे। प्रत्यक्षा के आंसू लगातार बह रहे थे और रुद्र ने नशे की हालत में ही अपने कुर्ते की बटन खोलते हुए उसके करीब आते ही जा रहा था। तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती, लेकिन हाँ, तुम्हारी आंखों में आंसू सबसे ज्यादा पसंद है मुझे। रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों को अपने हाथों में जोरों से जकड़ लिया और उसके पैरों को अपने पैरों से दबाते हुए प्रत्यक्षा को देखकर एक तीखी सी मुस्कान से देखने लगा। प्रत्यक्षा घबराई हुई थी, लेकिन उसकी चीखों को सुनने वाला आज महल में कोई नहीं था। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के करीब आते हुए उसके कानों में धीरे से कहने लगा, मैंने कहा था ना कि तोहफा अभी बाकी है, तो तैयार हो ना अपना तोहफा लेने के लिए। हाँ? इतना कहते हुए रुद्र प्रत्यक्षा के करीब आया और उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया कि तभी अचानक से ही एक गहरी सांस लेते हुए प्रत्यक्षा की आंखें खुल गई। उसने एक बुरा सपना देखा था। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर प्रत्यक्षा ने नहा लिया
और फिर कमरे से चुपचाप से बाहर निकलते हुए उसने सीढ़ियों पर आकर शांति से देखा। आसपास कोई भी नहीं था। इस पर प्रत्यक्षा दबे पांव मंदिर के पास जाकर पूजा करने लगी। प्रत्यक्षा ने बाबा साहेब के पास आते हुए उनके पैरों को छुआ और फिर सर झुकाकर चुपचाप से खड़ी हो गई। तुम्हारे लिए नए कपड़े मंगवा रहे हैं आज हम, तुमको जल्दी ही मिल जाएंगे। जैसे मन चाहे वैसे रहो महल में। और इतना दबे पाव पूजा काहे कर रही थी? ये आपका महल है ना, और मैं तो आपकी नौकर की। प्रत्यक्षा बोलते हुए रुक गई। इस पर बाबा साहेब ने प्रत्यक्षा के चेहरे की तरफ झांकते हुए उससे पूछा, नौकर की का? आपका नौकर मुझे खरीद कर लाया है। मैं इस शादी को नहीं मानती, लेकिन सच तो यही है ना कि एक नौकर की लाई हुई औरत आपके घर के मंदिर में पूजा कैसे कर सकती है? लाई हुई औरत? पत्नी कहो पत्नी, वापस से बोलो। बाबा साहेब के डांटने पर प्रत्यक्षा डर गई। उसने जल्दी जल्दी बोलते हुए बाबा साहेब से कहा, मैं तो आपके नौकर की पत्नी हूँ ना। नौकर की पत्नी घर के मंदिर की पूजा कैसे कर सकती है? खेत की अम्मा कहती हैं कि ये आपका बड़प्पन है कि आपने मुझे इतना सम्मान दिया क्योंकि आपका दिल बड़ा है। मैं बस इसलिए छुपकर पूजा कर रही थी। प्रत्यक्षा की बात सुनते ही बाबा साहेब का मूड एकदम से अच्छा हो गया और वो अचानक से ही ठहाके मारकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे बहुरिया, अब हम का ही बोले तुमको। जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। प्रत्यक्षा जब ऊपर आई तो उसने पाया कि केत की अम्मा खुद से सूट सिल कर लाई थी। प्रत्यक्षा उन कपड़ों को देखकर हैरान रह गई। ये डोरियों वाला सूट पहनकर मेरी पीठ खुली रह जाएगी। मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। ये दोनों कपड़ों को केवल तब तक ही पहनना जब तक तुम्हारा पीठ का जख्म ठीक ना हो जाए। फिर बता देना तो हम बाकी के कपड़े भी सील देंगे। प्रत्यक्षा ने केत की अम्मा की बातों को सुनते हुए कहा, आपको कैसे पता मेरी पीठ पर जख्म है? अरे हमका नहीं पता होगा तो किसको पता होगा? लगत है दुल्हन कि तुमको हम सच में ही याद नहीं है कि हम तुमसे पहली बार कब मिले थे। प्रत्यक्षा हैरानी से केत की अम्मा की बातें सुन ही रही थी कि तभी एक नौकर भागता हुआ कमरे की ओर आया और केत की अम्मा को लेकर चला गया। थोड़ी देर बाद रुद्र गुस्से में प्रत्यक्षा के पास आया। तुम बेअक्ल लड़की हो, एकदम बददिमाग। क्या? क्यों कह रहे हो ऐसा? तुम अपने घर चली जाओ, मैं तुम्हें भेज सकता हूँ। बोलो कब जाओगी? नहीं जाऊंगी। जिस घर ने मुझे यहाँ जानवरों के बीच फेंक दिया, मेरा रिश्ता उनसे खत्म हो चुका है। नहीं जाऊंगी अब मैं वहाँ। तुम पागल हो क्या? ओह, अब समझा। शायद तुम्हें यहाँ की शान और शौकत भाने लगी है। तुम्हें कल तोहफे में काफी कीमती गहने भी तो मिले थे। ये ऊंचा महल, ये महल की दुल्हन जैसा रुबाब, हर किसी के मुंह से दुल्हन दुल्हन सुनना तुम्हें मजा आने लगा है। लेकिन इनके बीच तुम कुछ भूल गई हो, और वो ये कि तुम्हें यहाँ लाया कौन है। प्रत्यक्षा को ताने देते हुए रुद्र धीमे कदमों से प्रत्यक्षा की ओर आगे बढ़ रहा था। प्रत्यक्षा पीछे की ओर बढ़ती ही जा रही थी। ये रोज रोज की खींचातानी से मैं भी थक गया हूँ। चलो अब एक खेल खेलते हैं। आगे मत आना। मेरी अपनी कुछ वजह है इस महल में रुकने की। आगे मत बढ़ना। मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रही हूँ। ओहो, तो गुस्सा आ रहा है तुम्हें? मुझसे बचना चाहती हो, लेकिन जितनी बार तुम मुझसे बचना चाहोगी उतनी बार मुझसे मात खाओगी, और उतनी ही बार मैं तुम्हें बद से बदतर सजा दूंगा। प्रत्यक्षा की आंखों में एक बार फिर से डर हावी हो रहा था। प्रत्यक्षा के पीछे बढ़ते हुए कदम जल्दी ही रुक गए जब प्रत्यक्षा पीछे रखी हुई एक टेबल से टकराई। तो खेल शुरू होता है अब। अगर तुम मुझसे बच गए, या तुम मुझे रोकने में कामयाब हो गए, या फिर मुझे रोकने के लिए तुमने एक भी कदम उठाया जिससे मैं रुक जाऊं, तो मैं सच में वहीं रुक जाऊंगा। लेकिन अगर तुम नाकाम हुई तो हर बार तुम्हारी सजा और भी ज्यादा भयानक होती जाएगी। प्रत्यक्षा रुद्र की बातों को साफ तौर पर समझ रही थी। रुद्र उससे खेल खेलना चाहता था। वो सहमी नजरों से रुद्र को देखे ही जा रही थी, लेकिन अब प्रत्यक्षा भी इस खेल से थक चुकी थी।
मैं तुमसे कह रही हूँ, मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत करो, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं जानता हूँ तुम रोने और गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ कर ही नहीं सकती। तुम्हारे अंदर वो हिम्मत ही नहीं है। तुम बड़ा आसान शिकार हो। रुद्र की बातों को सुनते हुए प्रत्यक्षा घबराई हुई तो जरूर थी, लेकिन उसका डर अब गुस्से में बदलने लगा था। प्रत्यक्षा ने पीछे रखी टेबल पर हाथ को सहारा दिया हुआ था कि तभी प्रत्यक्षा के हाथ फूलों का गुलदस्ता लगा, जो कि कमरे की सजावट के लिए रखा गया था। प्रत्यक्षा ने उस गुलदस्ते को अपने हाथ से पकड़ लिया। सही कह रहा हूं ना? तेरा शिकार तो एक मामूली कुत्ता भी कर जाए। तुम जैसे लोग ही शिकार बनते हैं, क्योंकि तुम जैसे लोग सिर्फ रोना, गिड़गिड़ाना और आंसू बहाना जानते हैं। फिर यह जगह भूखे भेड़ियों से भरी हुई है, ऐसे भूखे भेड़िए जिन्हें तलाश रहती है तुम जैसे आसान शिकार की। तुम गलत हो, मैं कोई शिकार नहीं। इतना कहते हुए प्रत्यक्षा ने अचानक ही उस फूलों के गुलदस्ते को उठाया और रुद्र पर हमला कर बैठी, लेकिन रुद्र ने अगले ही पल प्रत्यक्षा के उस हाथ को जोरों से पकड़ लिया। रुद्र ने एक झटके से प्रत्यक्षा के हाथ को घुमाया और फिर उसके हाथ को पीछे की तरफ मोड़ने लगा। इससे गुलदस्ता प्रत्यक्षा के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया था। अच्छी कोशिश थी, लेकिन तुम तो बचा ही नहीं पाए खुद को। ऐसे अपनी हिफाजत करोगी? मुझे कुछ खास नहीं लगता तुम्हारा ये पैतरा। अब सजा के लिए तैयार हो? इस पर प्रत्यक्षा ने अचानक से ही रुद्र के पैरों पर अपना पैर मारते हुए उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लिया और फिर प्रत्यक्षा ने अचानक ही रुद्र को पीछे की ओर जोरों से धक्का देते हुए खुद से अलग कर दिया। रुद्र के कदम लड़खड़ा गए। नहीं, ना मैं तैयार थी और ना कभी तैयार होंगी। मैं तुम्हें अपने साथ अब कोई जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। मैं लड़ूंगी तुम्हारे खिलाफ और उन सबके खिलाफ जो मुझे आसान शिकार समझते हैं। ठाकुरों का खून है मुझ में। तुम जैसे नौकरों को खुद पर हावी नहीं होने दूंगी। प्रत्यक्षा की बात सुनते हुए रुद्र ने नीचे गिरे हुए गुलदस्ते को अपने हाथों में लिया। मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो मैं इस गुलदस्ते को इस तरह इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपने हाथ को इतना मजबूत करता कि इस गुलदस्ते से पकड़ छूटती ही नहीं। मैं बिना वक्त गवाए वार करता और जान लेने से पहले एक बार नहीं सोचता। सच में आसान शिकार हो तुम।